हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजीएल 2021-22 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं और आपके आगे आने वाले एग्जाम, सीएचएसएल एग्जाम और एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, जल उपचार की उणन विधि में पानी में जो रसायन मिलाया जाता है वो कैसा होता है? निम्न ऋणावेशित, उच्च ऋणावेशित, धनावेशित या विद्युत रूप से उदासीन। तो देखिए, जो जल उपचार की उणन विधि होती है उसमें पानी में जो धनावेशित रसायन है उसको मिलाया जाता है, फिर उसके द्वारा उस जल का उपचार किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आप देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड वैसे ये क्वेश्चन है, और पॉलिटी का जो वेटेज है वो इस बार के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है, यानी 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले एग्जाम्स की, यानी पहले जब जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें एक ही क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलता था, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते थे, लेकिन इस बार 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर पॉलिटी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, जो भारत की संविधान सभा थी उसकी जो हाउस कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, हमको बेसिकली जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे वो हमको याद रहता है कि वो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन यहाँ पर आपसे हाउस कमेटी का अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है बी नंबर, बी पट्टाभी सीतारमैया। तो जो बी पट्टाभी सीतारमैया थे यही संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ना कि संविधान सभा के अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक कैसा तत्व है? द्विपरमाणविक, 3 परमाणविक, बहुपरमाणविक या 1 परमाणविक? तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और नाइट्रोजन के अगर हम सिंबल की बात करें तो N2 से इसे हम डिनोट करते हैं, यानी इसमें नाइट्रोजन में जो परमाणु हैं उनकी संख्या 2 है, यानी ये एक द्विपरमाणविक तत्व है। तो नाइट्रोजन आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन एक द्विपरमाणविक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? तो देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, और ये विभाजन सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम लीग या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके बीच में फूट डालने के लिए ही किया गया था। यानी बेसिकली अंग्रेजों का जो इंटेंशन था बंगाल के विभाजन को लेकर वो फूट डालना ही था, क्योंकि अगर एकजुट होकर वहाँ पर स्वतंत्रता के लिए मांग की जाती तो फिर अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ता, और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। सबसे पहले अगर हम बात करें बंगाल के विभाजन की, तो 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन किया गया था, और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके अलावा बात करें अगर हम बंगाल के विभाजन से रिलेटेड, तो आज का जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी बंगाल हुआ करता था, यानी बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल है वो तो आज का बांग्लादेश बन गया, क्योंकि बांग्लादेश वो बना था 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर। तो देखिए, ये बात की जा रही है यहाँ पर 1905 की, तब तो ना पाकिस्तान था ना ही बांग्लादेश था। 1947 में पाकिस्तान बना, और तब ये बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। फिर 1971 में बांग्लादेश एक राष्ट्र बना। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है 1905 की, तो तब पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, और पश्चिमी बंगाल वो आज का आपका वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है जो कि भारत के अधिकार में, और पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश है। तो इस प्रकार से 2 भागों में इसे बांटा गया, और यहाँ पर इसका जो समर्थन किया था वो किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक जो संस्था थी, उसी के द्वारा इस बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया गया था, और अंग्रेजों के पक्ष में ही इसको समर्थन दिया गया था। उसके अलावा बात करें अगर हम, गदर पार्टी लाला हरदयाल से रिलेटेड है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, नट्टुवनार जो नृत्य गायन संचालन करता है किस नृत्य का? तो इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से ही रिलेटेड है नट्टुवनार, जो कि नृत्य गायन की एक शैली है, बेसिकली वो इसी के अंडर आती है, भरतनाट्यम। और ये जो सभी आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं, और
कुल अगर हम बात करें तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं अलग अलग राज्यों से रिलेटेड, और कई बार क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा भी जा चुका है। तो जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा बात करें अगर हम कथक की, तो ये आपका उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा उड़ीसी नाम से ही स्पष्ट है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा बात करें अगर हम कथकली और मोहिनीअट्टम की, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों आपके केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। उसके अलावा एक अगली शिफ्ट में क्वेश्चन, यानी इसी बार की सीजीएल एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड, जो सत्रिया है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और इस प्रकार से आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं, और इन सभी को आपको याद रखना है, इनसे रिलेटेड स्टेट भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। तो इनमें आपको बताना है, देखिए हर 15 दिन में पूर्णिमा आती है और फिर अमावस्या आती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो इन चारों में से कौन सा ऐसा त्यौहार है जो अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करेंगे अगर हमको डायरेक्ट क्वेश्चन पता नहीं है। तो देखिए बात करें अगर हम दशहरा की, जिसे हम विजयादशमी भी कहते हैं, तो ये तो दशमी के दिन मनाया जाता है। तो दशमी के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है दशहरा, तो ये अमावस्या के दिन होगा नहीं, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। फिर है महावीर जयंती, और उसके बाद होली। तो होली का जो त्यौहार है ये देखिए पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यानी पूर्णिमा के दूसरे दिन हम होली खेलते हैं और पूर्णिमा के दिन ही होली का दहन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, काली पूजा। जो काली पूजा है उसे अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण धर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एंशियंट हिस्ट्री की, और बात करें अगर हम प्राचीन भारत की या उत्तर वैदिक काल की, तो तब देखिए जो सभ्यता थी या जो समाज हुआ करता था, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्राचीन भारत में यानी उत्तर वैदिक काल के पहले कर्म के आधार पर विभाजन किया जाता था। यानी जैसे किसी का जन्म हुआ तो फिर उसके जिस प्रकार से कर्म होंगे उसी आधार पर विभाजन किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में जो ये नियम है वो बदल गया, और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर विभाजन किया गया। जन्म के आधार पर विभाजन किया गया, जो कि आज भी आप देखते आ रहे हैं। यानी जन्म के आधार पर ही जो हमारी जाति है वो यहाँ पर डिसाइड होती है। और यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया था, ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो उत्तर वैदिक काल में इनके अपने अलग अलग कार्य हुआ करते थे। यानी जो ब्राह्मण था वो यज्ञ यानी जो यज्ञ पाठ है या जो अध्ययन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता था। कोई शूद्र इन ग्रंथों का यानी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन नहीं कर सकता था। उसके अलावा जो वैश्य थे उनका बेसिकली काम हुआ करता था व्यापार करना, और शूद्र का काम हुआ करता था तीनों की सेवा करना। यानी तीनों जो उच्च वर्ग हैं उनकी सेवा करना इनका कार्य हुआ करता था। और इस क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर सही होगा वो होगा क्षत्रिय। यानी क्षत्रिय लोगों का कार्य होता था केवल और केवल युद्ध लड़ना, लोगों की रक्षा करना, न्याय प्रशासन करना। तो ये क्षत्रिय का कार्य हुआ करता था, वो युद्ध वहाँ पर लड़ा करते थे। तो इन 4 भागों में बांटा गया था उस समाज को, उत्तर वैदिक काल के समाज को, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र इनके अपने अलग अलग कार्य हुआ करते थे। और आज का अगर हम समाज देखें तो आज पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आप शूद्र हैं तो आप इनका अध्ययन नहीं कर सकते, अगर आप वैश्य हैं तो आप जो भी यज्ञ आदि कार्य हैं वो नहीं कर सकते, या आप क्षत्रिय हैं तो आप व्यापार नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी बाध्यता नहीं है आज के मॉडर्न समाज में। ये सभी प्राचीन काल की बात है, उत्तर वैदिक काल की बात यहाँ पर की जा रही है, प्राचीन भारत की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कई सारे क्वेश्चन हम पढ़ते रहते हैं, बट ये मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन जो इस बार के सीजीएल एग्जाम में पूछा गया, और निश्चित तौर पर ऐसा क्वेश्चन आपको स्किप ही कर देना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जो आपको तुक्का है वो गलत ही होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना टफ है। देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये है
55%। तो 55% देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो राष्ट्रीय मृत्यु दर है वो है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो देखिए ऑप्शन देखते ही आप यहाँ पर उस आंसर का पता लगा लेंगे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड रिवर है वो है हमारी झेलम रिवर, और यही इसका सही आंसर है। क्योंकि ब्यास रिवर बेसिकली आपको हिमाचल प्रदेश, सतलुज भी हिमाचल प्रदेश और चेनाब भी हिमाचल प्रदेश में ही बहने वाली नदियां हैं, और जो झेलम रिवर है यही हमारी जम्मू एंड कश्मीर में बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, समूह 16 के तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं जो समूह 16 के तत्व हैं वो कौन कौन से तत्व हैं। तो इन तत्वों को बेसिकली हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। और इनमें कौन कौन आता है? तो इनमें आपका जैसे O2 है यानी ऑक्सीजन शामिल है, उसके अलावा सल्फर है, उसके अलावा सेलेनियम है। तो ये जो सारे तत्व हैं ये समूह 16 के तत्व हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, सल्फर का 16 होता है और सेलेनियम का 34 होता है। तो देखिए हम केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, फिर 18 आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखिए 2 और यानी 8 में से 2 हमने पहली कक्षा में भरे तो बचे कितने हमारे 6। तो 2 8 और बचे कितने 6, फिर 2 8 18 और फिर हमारे कितने यहाँ पर बचेंगे, यहाँ पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो देखिए बाहरी कक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं तो इन तत्वों में कोई भी आगे भी कई सारे तत्व इसमें शामिल हैं समूह 16 में, और उनका भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उनके बाहरी कक्षा में सिर्फ और सिर्फ आपको 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, और यही हमारा आंसर सही है 6, यानी कि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। समूह 16 के कोई भी तत्व का आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें 6 तत्व ही होंगे। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे और इनकी PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन करते रहिए, और इसके बाद जब ये हमारे सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे देन फिर हम यूपी लेखपाल के लिए यूपी जीके के क्वेश्चन स्टैटिक प्लस करंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम फिर टॉपिक वाइज भी जीके को कवर करेंगे। तो काफ़ी कुछ आने वाला है। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।